दोबारा स्टार्ट कर दी, ठीक है। अभी बताओ ये प्लांट वाले में कुछ प्रॉब्लम है आपको? ठीक है, बाकी क्वेश्चन से और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कि प्लांट की ओरिजिनल अमाउंट तो यहाँ आ जाएगी 50,000, जितना रिटर्न कर दिया, बेच दिया, डैमेज हो गया, यहाँ आ जाएगा। अगर डेप्रिसिएशन वाला कोई काम है तो ये मैंने बता ही दिया, पर एनम है तो पीरियड चेक करोगे कि कितने महीने उस प्लांट को यूज़ किया है। अगर साथ में पर एनम नहीं दे रखा तो और भी सिंपल, मान लिया कि पूरे साल यूज़ हुई है, सिंपल 10% करके उसको कैलकुलेट कर लोगे। अब एक और पॉइंट आता है नेक्स्ट, हाँ कुछ ऐसा भी हो सकता है, एक बात रहेगी बीच में, कि उस प्लांट को बेचने से हमें फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, तो उसको P&L अकाउंट से चार्ज करोगे। मान लो 5,000 का कोई प्लांट था और उसे 5500 रुपये में, लास्ट में जब मैंने आफ्टर डेप्रिसिएशन करके चेक किया ना तो 5500 रुपये में वो सेल हो गया। तो यहाँ पर मुझे लग गया कि 5,000 वाली अगर कोई मेरी मशीन 5500 रुपये में सेल हो रही है तो मुझे 500 रुपये का बेनिफिट्स हुआ है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पर लिख दूँगी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, कि उस प्लांट को बेचने से मुझे फ़ायदा हुआ, कितने का? 500 रुपये का। अब मान लो इसका अपोजिट हो जाता कि 5500 रुपये की मशीन 5,000 में सेल हो रही होती, फिर मैं कहाँ लिखती? यहाँ पर बाय P&L अकाउंट, और यहाँ पर लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, कि उस प्लांट को बेचने पर मुझे 500 रुपये का नुकसान हुआ है। अब नेक्स्ट आता है आपका टू सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, ये टूट ही ना जाए मेरे पैर से। टू सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, ये क्या होती है सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट? A contractor may not be expert in all the trades or function required to execute his project। कहता है कॉन्ट्रैक्टर हर काम को करने में एक्सपर्ट नहीं होता, सो ही मे अपॉइंट सब कॉन्ट्रैक्टर टू डू अ स्पेसिफिक जॉब। उस जॉब को कंप्लीट करवाने के लिए, मतलब उस बिल्डिंग को, उस डैम्स को कंप्लीट कराने के लिए उन्हें कुछ सब कॉन्ट्रैक्टर की ज़रूरत होती है। फॉर इंस्टेंस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग ही मे गिव सब कॉन्ट्रैक्ट टू डिफरेंट पार्टीज। ठीक है, जैसे कि मैंने अपने काम को सर्टिफाइड कराने के लिए आर्किटेक्ट सर्वेयर को बुलाया तो वो मेरे लिए सब कॉन्ट्रैक्टर है। फ्लोरिंग के लिए या फिर इलेक्ट्रिक फिटिंग के लिए, डोर्स की फिटिंग के लिए, फर्नीचर की फिटिंग के लिए, जब इनके लिए अलग अलग एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है तो वो मेरे लिए क्या कहलाते हैं? सब कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। और इनसे सब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट हो जाता है। नेक्स्ट आता है एक्स्ट्रा वर्क डन। टू एक्स्ट्रा वर्क डन, कहते हैं कई बार कॉन्ट्रैक्टी ये चाहता है कि जो उसने काम बताया है वो काम कॉन्ट्रैक्टर करे, लेकिन उसके अलावा जो मैं उसे बताऊं वो भी वो कर ले, तो उसे एक्स्ट्रा वर्क आता है, उसके लिए उसे अलग से पेमेंट भी होती है। Sometimes a contractor is asked to do some extra work as was not originally included in the agreement। कहता है एक ऐसा काम जो एग्रीमेंट में पहले से स्पेसिफिक नहीं था, लेकिन वो ये चाहता है कि न्यू मॉडर्नाइजेशन हो गया है, न्यू चीज़ें, अब जैसे एल्यूमिनियम का सब कुछ डोर्स वगैरह चलने लग गए हैं, तो वो ये कहेगा कि आप लक्कड़ का काम मत करवाओ, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, एल्यूमिनियम के डोर लगवा लो। तो ये उसे सलाह लगी और उसने जाके कॉन्ट्रैक्टी से डिस्कस करी और वो इस पर रेडी हो गया। तो उसका जो एक्स्ट्रा काम, जो उसने एक्स्ट्रा सलाह दी है या एक्स्ट्रा काम कर रहा है, उसके बदले में उसको पेमेंट भी की जा रही है, तो वो एक्स्ट्रा वर्क डन कहलाता है और उसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। अब ये तो थी सभी की सभी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड। अब इसमें से कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो, फिर मैं इस वाली साइड पे आ जाऊंगी, क्रेडिट साइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की। क्लियर है अच्छी तरह? ठीक है, चलो क्रेडिट साइड करते हैं। सबसे पहले क्रेडिट में कहता है आपने मटेरियल खरीदा, जरूरी तो नहीं है कि वो सारा का सारा यूज हो गया होगा। बाय मटेरियल्स, अब ये ज़रूरी नहीं है कि जितना का जितना मटेरियल परचेज किया गया है सारा का सारा उस कॉन्ट्रैक्ट में लग जाए, कुछ मटेरियल वापस भी हो सकता है। तो पहला पॉइंट रिटर्न टू सप्लायर। रिटर्न टू
सप्लायर्स। कहते हैं सप्लायर को जो हमने मटेरियल परचेज किया था वो सप्लायर को क्यों वापस कर दिया गया। हो सकता है यूज़ ना हुआ हो, या ये भी हो सकता है कि हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें मटेरियल मिला ही नहीं। कई बार हम शर्ट परचेज करने जाते हैं और घर आकर देखते हैं तो उसमें कुछ डिफेक्ट निकल आता है, तो हम उसको सप्लायर को वापस कर देते हैं। तो कुछ ऐसा मटेरियल के साथ भी हो सकता है। सेकंड, रिटर्न टू स्टोर। अगर एक्सेस में माल पड़ा हुआ है तो वो स्टोर में वापस कर दिया जाता है। देखो यहाँ से याद रखना, मटेरियल खरीदा है तो यहाँ, वापस कर दिया है सप्लायर को तो क्रेडिट साइड में, स्टोर से आया है डेबिट साइड में, स्टोर को वापस गया है, देखो जरा से ही फर्क है फ्रॉम और टू में, वापस कर दिया है तो क्रेडिट साइड में अपना जाएगा। ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसफर्ड टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से आया था फ्रॉम डेबिट साइड में, वापस कर दिया तो क्रेडिट साइड में। ठीक है। उसके बाद मटेरियल सोल्ड, मटेरियल सोल्ड, और कुछ मटेरियल को अगर सेल कर दिया है तब आपका क्रेडिट साइड में। प्लांट वाला मैंने आपको बता ही दिया था कि क्या रहेगा। देखो मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर हो गया, स्टोर हो गया, मटेरियल ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मटेरियल एट द एंड या फिर इनकम्प्लीट, या फिर मटेरियल लॉस्ट है या फिर डिस्ट्रॉयड है तो आपका कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मटेरियल एट साइट, मटेरियल एट साइट या इन हैंड, लास्ट में जो बचा हुआ है वो यहाँ आ जाएगा। प्लांट का मैं बता चुकी हूँ, उस मटेरियल को स्टोलन कर दिया या वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है तब आपका किस साइड आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है जैसे मशीन को बेचने पर प्रॉफिट और लॉस हो रहा था, ऐसे मटेरियल को सेल करने पर भी प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है। तो प्रॉफिट है तो डेबिट साइड में, लॉस है तो आपका क्रेडिट साइड में चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका, आप फर्स्ट अब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ, आप बनाओ अपनी अपनी बुक पर, इसको रोक दो, सुनो ध्यान से। फर्स्ट इलस्ट्रेशन जो आपने सॉल्व की, उसके बाद सेकंड पॉइंट अगेन फिर से वो फोकस करने जा रहा है प्लांट मशीनरी और टूल्स के ऊपर, और इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन देगा जिसमें हो सकता है पर एनम मेंशन हो और हो सकता है पर एनम मेंशन ना हो। और आपको ये भी देखना है कि एंड पर जो फॉर्मूला मैंने बताया उसके हिसाब से आपके पास डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितनी बचती है। कहते हैं कि अगर पहला पॉइंट प्लांट बीइंग रिटर्न है, अगर प्लांट आपने वापस कर दिया है, द प्लांट कैन बी रिटर्न टू द स्टोर ड्यू टू एनी रीजन और कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द प्लांट एंड टूल्स इज डेबिटेड एंड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द रिवील्ड वैल्यू। वो क्या कह रहा है, अगर आपने प्लांट को रिटर्न कर दिया है, यहाँ रिटर्न लिखा है ना, ये लिखा है यहाँ पर, दोनों ही रिटर्न बात है, ये तो है मटेरियल के, वहाँ मैंने प्लांट के लिखे हुए थे, वापस कर दिया है तो उसको प्लांट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं, और अगर प्लांट एंड मशीनरी का ही अकाउंट बना रहे हो तो उसको डेबिट में लिखोगे, रिवर्स कर दोगे। ठीक है। पहली, दूसरी बात प्लांट एट साइट, अब आपको पता है प्लांट एट साइट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है। इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज इनकम्प्लीट एंड इट इज डिजायर्ड टू असर्टेन प्रॉफिट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, कहते हैं अभी आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी आप ये जानना चाहते हो उस प्लांट से आपको फायदा हुआ या नुकसान, प्लांट एट साइट इज डेबिटेड एंड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द रिवील्ड वैल्यू। सेम बात कि उसको प्लांट एट साइट को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट में और खुद के प्लांट अकाउंट में उसको डेबिट साइड में लिखोगे, और अदरवाइज इसकी रिवर्स एंट्री कर दोगे। द अबव एंट्रीज आर मेड ओनली इफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हैज़ बीन अर्लियर डेबिटेड विद द फुल वैल्यू ऑफ अमाउंट। कहता है ऊपर वाली एंट्री इसलिए हुई थी क्योंकि वो जो है कॉन्ट्रैक्ट आपका जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड था उससे पहले कंप्लीट हो चुका है, तो आपने प्लांट एंड मशीनरी की पूरी वैल्यूज़ को लिख दिया। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो डेप्रिशिएटेड वैल्यू दिखाओगे और चेक करोगे पर एनम है या फिर नहीं है। चलो करो क्वेश्चन, फिर आप, मैं बोलूँगी आपने लिखना है
किसका कहाँ आएगा। और थोड़ा ध्यान से लिखना। पहले आप मुझे बताओ, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना। सपोज कीजिए एक प्लांट की कॉस्टिंग 50,000 रुपये है। इस प्लांट को कहाँ लिखोगे? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग दे रखी है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट साइड में लिख दिया। उसमें से 5,000 का प्लांट बेच दिया, कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड में। नहीं, मैंने पूरी लाइन नहीं पढ़ी। उसने लिखा था पार्ट ऑफ दीज प्लांट कॉस्टिंग 5,000 इज सोल्ड फॉर 5,500। अब 5,000 नहीं आएंगे, क्योंकि 5,000 वाला आपने 5500 रुपये में सेल कर दिया। तो आपने एक तो सेल ऑफ प्लांट दिखाना है और दूसरा 500 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ वो दिखाओगे। इन दिस केस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड द सेल ऑफ प्लांट इज टू बी डेबिटेड फॉर 5,500 रुपीज़ फॉर द प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ, और उसमें अपोजिट हो जाएगा प्लांट के अकाउंट में ये, ठीक है। अब बताओ मुझे, द प्लांट इज रिवील्ड बाय चार्जिंग डेप्रिशिएशन 12% पर annum and the plant costing 5,000 is sold for 5,500 after utilization it for 6 month on 30th June। तो क्या करोगे? उस प्लांट कॉस्टिंग का 12% और 6 महीने का चार्ज कर दोगे। अब प्लांट आपका ऊपर 50,000 रुपये का था, तो क्या करोगे? 50,000 का 12% और 6 महीने का कितना आया? 3,000 आएगा, 3,000, ठीक है। इन दिस केस द कॉन्ट्रैक्ट विल अपीयर एज फॉलो। तो कहता है फिर बताओ कि कितने हज़ार का दिखाओगे? 3,000 का दिखाओगे। अगर एंड द एंड की बात करें, सुनो, कई बार आपको ये भी बताना होता है कि स्टार्टिंग में डेप्रिशिएशन 3,000 था तो एंड में कितना रह गया आपको। तो आप उस केस में क्या करोगे? जैसे 50,000 की कॉस्टिंग अलग दे रखी थी, फिर मैंने दोबारा लाइन पढ़ी, उसमें लिखा था मान लो प्लांट की कॉस्ट 5,000 वाली 5,500 रुपये में सेल हो रही है, ठीक है। तो आपने 5,500 दिखा दिया, जो डिफरेंस था वो दिखा दिया। लेकिन अगर एट द एंड आपको बताना पड़ जाए तो 50,000 में से 5,000 माइनस करोगे आप, ठीक है। बचा कितना? 45,000। अब 45,000 के ऊपर वही 12% और 6 महीने का चार्ज कर दोगे और उसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट में और प्लांट एंड मशीनरी के क्रेडिट साइड में। अब आप सेकेंड इलस्ट्रेशन करो सॉल्व। एक्स कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, बनाओ एक्स का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और बिल्कुल ध्यान से सोच समझ के लिखना है हर एक चीज़। मैं पूछती रहूँगी वैसे बीच बीच में कहाँ लिखा है आपने। इन अ ईयर अ प्लांट वॉज इशू टू कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 मार्च कॉस्टिंग 60,000। एक प्लांट की कॉस्ट आपके पास 60,000 रुपये की है, कहाँ लिखा आपने? डेबिट साइड में। 2 प्लांट 60,000। अब एक और कह रहा है प्लांट कॉस्टिंग 3,000 वॉज ट्रांसफर्ड टू बी कॉन्ट्रैक्ट ऑन 30th अगस्त। एक प्लांट ए से किसको? बी को ट्रांसफर्ड कर दिया है, तो कहाँ लिखोगे 3,000 को? क्रेडिट साइड में लिख लो। बाय बी कॉन्ट्रैक्ट प्लांट ट्रांसफर्ड, कितने का? 3,000 रुपये का। लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्ट नहीं लिखोगे, डेप्रिशिएशन माइनस करके, क्योंकि जब भी मशीन एक से दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में जाती है इसका मतलब आप उसको यूटिलाइज कर चुके हो, तभी तो सेल कर रहे हो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में, या तभी भेज रहे हो उसको। वो मैं देखती हूँ कितना है लास्ट में। प्लांट कॉस्टिंग 2,000 वर्ड स्टॉलन, 2,000 रुपये का तो स्टॉलन हो चुका है, लिख दो। ये जो स्टॉलन हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है ना, इसको P&L के नाम से लिखते हैं, ये याद रखना, ठीक है। लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में प्लांट स्टॉलन, कितने का? 2,000 का। एंड अनदर कॉस्टिंग 2,000, स्टोलन वाला तो P&L से लिख दिया, और ये डिस्ट्रॉय बाय फायर है तो लिखो बाय प्लांट डिस्ट्रॉयड बाय फायर, बाय प्लांट डिस्ट्रॉयड बाय फायर 2,000 रुपये, लिख लिया। द प्लांट वॉज इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर टू द फुल वैल्यू। उसने कह दिया जो 2,000 रुपये का प्लांट डिस्ट्रॉयड हुआ था उसको इंश्योर्ड कर लिया गया, तो लिख दिया। अगर मान लो कुछ परसेंटेज इंश्योर्ड होता, मान लो 40%, 60%, तो कुछ क्रेडिट में आ जाता और कुछ आपका डेबिट में चला जाता। वो केस आएगा आगे, फिर बता दूंगी मैं।
प्लांट कॉस्टिंग 5000 वॉज सोल्ड फॉर 4500। एक प्लांट की कॉस्टिंग 5000 रुपये की थी और उसको 4500 रुपये में बेच दिया गया। तो आप क्या दिखाओगे? सिर्फ 4500 रुपये और 500 रुपये का लॉस दिखा दो। ठीक है भाई। प्लांट एट द एंड ऑफ द ईयर वॉज वैल्यूड बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर annum ऑन 31 दिसंबर। अब बात थी अगस्त की, अगस्त की नहीं, 1 मार्च की, ठीक है। और एक कॉन्ट्रैक्ट दूसरे में गया था मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। मतलब ए से जब बी कॉन्ट्रैक्ट में 3000 रुपये ट्रांसफर्ड किए थे, वो हमने 31 अगस्त तक किए थे, 6 महीने का हो गया। अब उस पर चार्ज करो 3000 के ऊपर 10% और 6 महीने का 150 रुपये माइनस करके दिखा दो, 2850 रुपये, 2850 रुपये। अब देखो आपने ये बनाया सारा, लेकिन आपको ये बताना है कि प्लांट लास्ट में कितना रह गया क्लोजिंग। तो कैसे बताओगे? आपकी प्लांट की कॉस्टिंग कितनी थी? 60,000 रुपये। आपका प्लांट एक से बी में कितने का गया था? 3,000 रुपये का। कितना वो हो गया था स्टोलन? 2,000 रुपये। और कितना डिस्ट्रॉयड हो गया था? 2,000। और कितने का बेच दिया था? 5,000। बेटा कॉस्ट तो 5,000 की थी ना। मैंने क्या कहा है कि लास्ट वाले में 5,000 कंसीडर करोगे, लेकिन दिखाते तो 4500 रुपये का। फिर 60,000 में से ये सारा लेस करके जो बचेगा वो क्या होगा? डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। 48,000 बचा। इसका मतलब आपका प्लांट एट साइट 48,000 का है। अब कर दो लेस डेप्रिशिएशन। 48,000 का 10% और 10 मंथ। क्यों? क्योंकि लास्ट में लिखा था 10% पर annum ऑन 31 दिसंबर। मार्च में शुरू हुआ, दिसंबर में ख़त्म हो रहा है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 48,000 का 10% और 10 मंथ का ये हुआ 4,000 रुपये। तो कितना आ गया? 44,000। वीडियो सेव कर दो।